दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय न्यायालय और कोर्ट से बाहर थोड़ा सा अलग है, लेकिन कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द ही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल के अखबार सिंगापुर के पीएम द्वारा दिए गए बयान से आहत हैं। हमारे तमाम न्यूज़ चैनल भी उससे बहुत चोट खाए हुए बैठे हैं, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भारत की बड़ी बेइज्जती की है, वो भी अपने पार्लियामेंट में भाषण देते हुए। अब कोई भी देशभक्त व्यक्ति है वो इस बात को कैसे बर्दाश्त करेगा कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर उंगली उठाए। हम दूध के धुले हैं या नहीं, ये बात तो बात की बात है, लेकिन इस बात पर हंगामा बरपा हुआ है। क्या कहा है सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने, पहले मैं आपको बता देता हूँ। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अपने पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा कि नेहरू का इंडिया अब एक ऐसा इंडिया हो गया है जहाँ की पार्लियामेंट में आधे से ज़्यादा एमपी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसको थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर दिया कि इनमें से कुछ मुकदमे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण भी हैं, यानी कि उन्होंने खुद ये माना कि कुछ मुकदमे इसमें झूठे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ऐसे लोगों की होती जा रही है जो आपराधिक छवि वाले हैं। इस बात से पूरे देश में बवाल है, बवाल होना लाजमी है। जो भी देशभक्त लोग हैं भाई, उनको तो बुरा लगेगा, हर देशवासी को बुरा लगेगा। लेकिन ली ने आगे ये भी कहा, उसने और इम्प्रूवमेंट किया कि भारत ने एक लंबी लड़ाई के बाद आज़ादी लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद देश को आज़ाद कराया। जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वे महान लोग थे, लेकिन आने वाली बात की राजनेताओं की पीढ़ी उस महानता को बरकरार नहीं रख पाए और पार्लियामेंट में बेईमान और भ्रष्ट लोगों की संख्या दिन ब दिन वहाँ बढ़ती जा रही है। सिंगापुर को उसी रास्ते पर मत चलाइए। हमारी देखो इंसल्ट यहाँ से हुई है। उन्होंने ये कहा, अपनी सिंगापुर की पार्लियामेंट का एग्जाम्पल भारत से डिग्रेड करके दिया कि देखो भाई, भारत का पार्लियामेंट जैसा है वैसा सिंगापुर के पार्लियामेंट को आप नहीं बनाइए। दोस्तों, इस बात पर हंगामा तो मचा, हमारी भावनाओं को ठेस तो पहुंची, लेकिन क्या कभी हमने जानने की कोशिश की कि आखिर सिंगापुर का प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति हमारी पार्लियामेंट के बारे में इस तरह कमेंट क्यों कर रहा है? उसके कमेंट का आधार क्या है? क्या वो ऐसे ही अनाप शनाप अनर्गल कह रहा है या उसका कोई आधार है? जी नहीं। उन्होंने भारत में ही छपी एक रिपोर्ट का हवाला दिया जो कि 25 मई 2019 को एडीआर द्वारा छापी गई। जी हाँ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर, जिसने लोकसभा इलेक्शन 2019 के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट पब्लिश की थी। पहला हमारा फेलियरनेस ये देख लीजिएगा। भारत की बहुत ज़्यादा जनता, बड़ी तादाद में जनता शायद अभी इसको जानते भी ना हो कि एडीआर ने क्या रिपोर्ट पब्लिश की थी, और उस रिपोर्ट के ऊपर सिंगापुर की पार्लियामेंट डिस्कशन करती है या उसको कोट करती है, यानी कि उन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है। मेरे सामने भी रिपोर्ट खुली हुई है, हालांकि 497 पेज की रिपोर्ट है। पूरी रिपोर्ट तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मोटी मोटी बातें मैं आपके सामने ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए, एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से भारत की संख्या में अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। जब हम आहत हो जाते हैं, हमें ठेस पहुंच जाती है किसी के बयान से, पहले इसको पढ़ लेना जरूरी है। 2009 के लोकसभा चुनाव में टोटल 543 सदस्यों में से 162 ऐसे लोग थे जो विजयी होकर आए जिनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे थे, यानी कि 30%। यही संख्या 2014 में बढ़कर 185 हो गई आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, यानी कि 30 से बढ़कर 34%, 185। और 2019 में 3 सदस्यों का ये सर्वे नहीं कर पाए। 539 में से 233 व्यक्ति आपराधिक छवि वाले थे, यानी कि 43%। अब देखिए किस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है। बजाय सुधार की तरफ जाने के हम बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। 2009 में जहां हमारी पार्लियामेंट में अपराधियों की संख्या 30% थी, वो आते आते 2019 में 43% हो गई। उनका दूसरा टेबल देखिएगा, जिसमें उन्होंने ऐसे 10 टॉप विनर्स की लिस्ट दी है जिनके खिलाफ आपराधिक प्रकृति के या आपराधिक मुकदमे हैं, जिनमें पहले नंबर पर यहाँ कांग्रेस नंबर 1 पर आती हुई दिखाई दे रही है। पहले नंबर पर कांग्रेस के एमपी हैं डीन कुरियाकोस, केरला से। केरला की इदुक्की पार्लियामेंट्री सीट से जीत कर आए हैं।
सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इनके खिलाफ 204 मुकदमे पेंडिंग हैं, 204। 37 आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं और 87 आईपीसी अदर धाराओं में मुकदमे हैं। इसमें दूसरा नाम छतर सिंह दरबार जो कि बीजेपी के एमपी हैं, कैलाश चौधरी बीजेपी के एमपी, इनके खिलाफ भी एक आपराधिक मुकदमा है, किसी के खिलाफ 2 है, किसी के खिलाफ 7 है, किसी के खिलाफ 3 है। मनोज किशोर भाई कोटक मुंबई ईस्ट बीजेपी, TN प्रतापन केरला इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 मुकदमे, के सुधाकरन केरला कन्नूर इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 मुकदमे, तेलारी रंगिया आंध्र प्रदेश अनंतपुर YSRCP 2 मुकदमे, YK श्रीकंदन केरला इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 मुकदमे, जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश बीजेपी जिनके विरुद्ध 3 मुकदमे, राज बहादुर सिंह बीजेपी जिनके विरुद्ध 1 मुकदमा है। अगली टेबल पर आइए। इस टेबल में इन्होंने बताया है 11 ऐसे विनर हैं जिनके खिलाफ मर्डर के मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे। 11 ऐसे एमपी 2019 में जीत कर आए हैं, जिनमें होरेन सिंह बे बीजेपी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, यह आसाम से हैं। इनके खिलाफ हत्या के 2 मुकदमे हैं, 12 गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं। श्री नितेश प्रामाणिक कूच बिहार से बीजेपी जिनके खिलाफ कुल 11 हत्या के मुकदमे हैं, जिनमें से 21 सीरियस धाराओं में हैं, गंभीर धाराओं में हैं। अजय कुमार उत्तर प्रदेश खीरी बीजेपी, इसी तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी जिनके खिलाफ 1 मुकदमा 5 सीरियस धाराओं में है। अतुल कुमार सिंह बीएसपी, अफजल अंसारी बीएसपी, अधीर रंजन चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस, नबा कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों के खिलाफ क्रमशः 5 और 7 आपराधिक मुकदमे हैं। भोसले श्रीमंत छत्रपति उदय नारायण जी, प्रताप सिंह महाराज सतारा, ये महाराज सतारा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिनके खिलाफ 8 हत्या के मुकदमे हैं, 17 गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं। कुरवा गोरोंधला माधव YSRCP जिनके खिलाफ 2 हत्या के मुकदमे हैं। अगली सूची देखिएगा, अगली टेबल देखिएगा इनकी, जिसमें इन्होंने बताया है कि 19 विनर्स हैव डिक्लेयर केसेस रिलेटेड टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ आपराधिक छवि वाले एमपी, जिनमें सुमित्रा खान वेस्ट बंगाल से बीजेपी 6 आपराधिक मुकदमे, जिनमें से 19 गंभीर धाराओं में है। हिबी ईदेन केरला एर्नाकुलम से जीत कर आई है इंडियन नेशनल कांग्रेस, 7 मुकदमे इनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध जिनमें रेप वगैरह हो सकते हैं, एब्डक्शन वगैरह। कुरु गोरंतला माधव आंध्र प्रदेश YSRCP के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। ये हमारी पार्लियामेंट का हाल है, जिसका जिक्र सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंह ने किया है। अगली लिस्ट देखिएगा, 6 ऐसे विनर हैं जिनके ऊपर किडनैपिंग के मामले चल रहे हैं, किडनैपिंग के मामले, जिनमें होरेन सिंह में बीजेपी, सत्यपाल सिंह बघेल बीजेपी, नबा कुमार सरेना इंडिपेंडेंट, अतुल कुमार सिंह BSP। इस तरह की इन्होंने टेबल ADR ने अपनी रिपोर्ट में लगाई। अगली टेबल देखिएगा, पार्टी वाइज MP विद डिक्लेयर क्रिमिनल केसेस, पार्टी वाइज MPs। पार्टी वाइज MPs की टेबल अगर आप देखेंगे, इसमें बीजेपी सबसे ऊपर जाते दिखाई दे रही है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर क्यों है? क्या कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा साफ सुथरी पार्टी है? नहीं, कांग्रेस इसलिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस दूसरे नंबर पर इसलिए दिख रही है क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में उनकी सीट ही केवल 44 आई, कम रह गए संख्या में, नहीं तो ये नंबर 1 हो सकते थे। 116 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं वर्तमान पार्लियामेंट में, जो कि बीजेपी के हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 29, 44 तो कुल हैं, 44 में से 29, JDU के 13, और इसी तरह से सब पार्टीज की इन्होंने डिटेल दी हुई है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति हमारे भारतीय संसद की है, जिसका उन्होंने जिक्र किया, और इस जिक्र को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत सिंगापुर के उच्चायुक्त को तलब किया और बुलाकर कहा कि भैया आपके प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है वो बहुत गलत है, अनुपयुक्त है, अस्वीकार्य है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ले सिंह लो द्वारा दिया गया भाषण पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। मेरा कहना यहाँ पर यह है, बजाय इसके कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सिंगापुर के उच्चायुक्त को तलब करती, सरकार को चाहिए था कि वो अपने MPs के रिकॉर्ड को तलब करती, देखती कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। और ये भी देख लीजिए कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने किस रेफरेंस में कहा,
सुनकर हमें शर्म आनी चाहिए। दरअसल सिंगापुर के पार्लियामेंट में एक जांच चल रही थी। वो जांच एक एमपी द्वारा झूठ बोलने को लेकर थी। एक एमपी को झूठ बोलने के लिए और उसके 2 सहयोगियों को उसमें सहयोग करने के लिए वहाँ $26,000 यानी कि लगभग 19,24,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सिंगापुर की पार्लियामेंट द्वारा $26,000 का जुर्माना केवल झूठ बोलने पर अपने एमपी पर लगाया गया। अगर ऐसी व्यवस्था किसी देश के अंदर है, इतनी ईमानदारी से काम किया जाता है, तो और वह भारत के ऊपर या किसी भ्रष्ट व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो उनका सवाल उठाना जायज़ है। उन्होंने सिर्फ भारत पर ही नहीं, इजराइल और इंग्लैंड के ऊपर भी सवाल उठाए। दोस्तों, सिंगापुर ऐसे ही सिंगापुर नहीं बना। कोई भी देश बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कों से बड़ा नहीं होता। वो वहाँ के लोगों के कार्य करने, उनके व्यवहार, उससे बड़ा बनता है। आज हमारा देश पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जब UN द्वारा रिपोर्ट्स आती हैं या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा रिपोर्ट आती है, तो भारत आमतौर से 7वें 8वें नंबर पर आता है करप्शन में। मेरा हमेशा से मानना है, भारत तो 1 नंबर से कोई ऊपर होता तो उसमें आना चाहिए था। जिस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर हर व्यक्ति फेस कर रहा है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ले देकर राजनीतिक पार्टियां कि साहब वो ऐसे लोगों को टिकट दे दी हैं, अपराधी छवि के लोग आ जाते हैं, वो पार्लियामेंट में चले जाते हैं और इसमें कोई पार्टी पीछे नहीं है। कोई पार्टी पीछे नहीं है, हर पार्टी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में नजर आती है। लेकिन जिम्मेदार असल कौन है? चूंकि हम प्रजातांत्रिक देश हैं, वोट द्वारा हम अपने MP MLA को इलेक्ट करते हैं, उनको वोट हम ही ने दिया है। घूम फिर कर बात लोगों की तरफ आती है। हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य है कि जो भी चुनाव होते हैं, वर्तमान में भी चुनाव हो रहे हैं, और छोटे टोपे के चुनाव होते हैं, अगले पिछले के चुनाव होते हैं, छोटे बड़े के चुनाव होते हैं, दबंग को हम लोग पसंद करते हैं। जब तक हम चोटी टोपी पर, जातिगत आधार पर और दबंगई के आधार पर वोट करते रहेंगे, तो ऐसे ही लोग तो पार्लियामेंट में जाएंगे। और जब ऐसे ही पार्लियामेंट में लोग जाएंगे, तो देश और दुनिया में तो हमें रुसवाई उठानी ही पड़ेगी। जिसका नतीजा ये हुआ, वो लोग तो पहले ही कानून के धज्जे उड़ाकर आ रहे हैं, फिर वो कानून बनाने के लिए बैठ गए। वो क्या कानून बनाएंगे? इनके ADR ने अपनी रिपोर्ट में इनकी फाइनेंशियल स्थिति की भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, लगे हाथ उसको भी देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ करोड़पति विनर इन लोकसभा 2009, 2014, 2019। 2009 में 58% करोड़पति थे, 2014 में 82% और 2019 में 88% करोड़पति पार्लियामेंट में है। 2009 में कुल 315 करोड़पति MP थे, अब 475 करोड़पति MP हैं। और इन करोड़पति MPs को इन्हें सैलरी भी चाहिए, इन्हें भत्ते भी चाहिए, इन्हें पेंशन भी चाहिए। उस देश में, जिस देश की लगभग आधी आबादी खाली पेट सोती है, भूखे पेट सोती है, उस देश की पार्लियामेंट में करोड़पति MP हैं तो ठीक है, उन्होंने अपना कमाया हुआ, लेकिन उसके बाद एक एक MP 10-10 लाख रुपए महीना पड़ता है। और फिर वो 5 साल या 1 साल भी अगर वो MP रह जाए, तो उसके बाद उसको पेंशन भी सारी उम्र मिलती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारे हिंदुस्तानी लोग बहुत सीधे हैं, किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं बेचारे। अभी हाल ही में मेरी एक मित्र से बात चल रही थी, तो बोले डॉक्टर साहब, ये जो सरकार फ्री में बांटती है राशन वगैरह या स्कॉलरशिप, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, नहीं बंटना चाहिए फ्री में। कितने भले लोग हैं। मैंने भी, अगर आप फ्री के खिलाफ हैं, तब आप क्यों नहीं आंदोलन चलाते, क्यों नहीं बात अपनी कहते हैं, क्यों नहीं सड़कों पर आते हैं कि फ्री इन MP MLA का बंद होना चाहिए? जो हजारों करोड़ के मालिक हैं, उसके बाद भी इनके हवस देखिए पैसे की पूरी नहीं होती है। 10-10 लाख रुपए महीने का ये MP भारत सरकार को पड़ता है, या सरकार ने पाल रखे हैं इनको। इनकी फ्री फैसिलिटीज बंद होनी चाहिए, इनकी सैलरी वेजेस बंद होने चाहिए, परक्विजिट बंद होने चाहिए। ये सैलरी अलाउंसेस किस बात के लेते हैं? देश की सेवा करने आते हैं, सेवा करने के लिए तो कोई पेमेंट नहीं किया जाता। बहरहाल कुल मिलाकर सिंगापुर के प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी हर भारतीय को ठेस पहुंचाने वाली है, बुरी लगने वाली है। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों कहा, किन हालात में कहा, क्या वो सही हैं? ADR की रिपोर्ट पब्लिश्ड है, आप भी देख सकते हैं। क्या उन्होंने अपने मन से गढ़कर कोई बात कही? बेहतर होगा कि हम आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें। अगर हमें आगे जाना है, हम अक्सर सुना करते हैं कि अगले 5 साल में, 10 साल में कि भारत चीन से आगे निकल जाएगा, भारत अमेरिका से आगे निकल जाएगा। बुरा मत मानिएगा, कड़वा है लेकिन सच है। अगर यही हालात रहे, 1000 साल में भी हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं कहीं रहेंगे। जातियों पर, धर्म पर चुनाव लड़ते रहेंगे
और इस देश में हम दीमक की तरह, हम सब दीमक की तरह काम करते रहेंगे, इस देश को बर्बाद करते रहेंगे। ज़रूरत है ईमानदार बनने की, ज़रूरत है ईमानदार लोगों को चुनने की, ज़रूरत है बेईमान लोगों का बहिष्कार करने की। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।